आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। एग्रीगेट डिमांड का मतलब सम टोटल ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all sectors of an economy are planning to buy at different levels of income during a given period of time। अब एग्रीगेट डिमांड के बारे में कुछ बातें समझ लेंगे कि ये टोटल वैल्यू याद रखें, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। दूसरी बात, जिसको सारे सेक्टर इकोनॉमी के प्लान कर रहे हैं। तीसरी बात है प्लानिंग टू परचेज। दे आर नॉट एक्चुअली परचेजिंग, दे आर प्लानिंग टू परचेजिंग। प्लानिंग याद रखेंगे, ये एक्चुअल परचेज नहीं होता है, प्लान परचेज होता है, एक्सपेक्टेड परचेज होता है, जिसको सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में परचेज करने को तैयार होते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले को हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको सी से डिनोट करते हैं। यह प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के डिस्पोजेबल इनकम पर डिपेंड करता है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब उसके पर्सनल इनकम में से टैक्स वगैरह मैनेज करने के बाद जो बचता है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है, जिसको वो अपनी मर्जी से कंजम्पशन पर खर्च करता है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर के कैपिटल गुड्स और एडिशन टू स्टॉक ऑफ ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट को इंक्लूड करता है। इसके अंदर चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक और माइनस ओपनिंग स्टॉक को भी इंक्लूड करते हैं। तीसरा कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब टोटल एक्सपेंडिचर incurred by government on consumer goods and capital goods to satisfy common needs of the economy। चौथा कंपोनेंट होता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब फॉरेन डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स और इंपोर्ट का मतलब डोमेस्टिक डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स। क्योंकि अपने सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो हम लोग एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर इकोनॉमी में ही समझेंगे। 2 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के 2 ही कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। याद रखेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ही अपने सिलेबस में है, जिसमें 2 ही सेक्टर होते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल और एग्रीगेट डिमांड कर्व ये भी समझेंगे। याद रखेंगे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में जो है 4 कॉलम बनाएंगे। पहला इनकम, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा इन्वेस्टमेंट और चौथा एग्रीगेट डिमांड। इनकम और ये सारे फिगर करोड़ में होने चाहिए। अपने कन्वीनियंस के लिए इनकम 0, 100 इस तरह से 4, 500 तक लिख लेंगे। फिर कंजम्पशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम और इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज द कंजम्पशन विच चेंजेज विद द चेंजेज इन इनकम। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी 2 टाइप के होते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिवेटेड नहीं होता है, वो पब्लिक सेक्टर में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, जो वेलफेयर मोटिव से होता है। और जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो इनकम से मोटिवेटेड होता है, हायर इनकम हायर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। याद रखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम लोग कंजम्पशन जो लेते हैं, कंजम्पशन में दोनों पार्ट लेते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन, लेकिन इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही लेते हैं। और तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल कंजम्पशन मतलब ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस्ड प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर और ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस
इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब एक इसको अगर डायग्राम में बनाते हैं तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का शेप हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। कंजम्पशन का कर्व हमेशा वाई एक्सिस से शुरू होता है एबव द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। और कंजम्पशन का कर्व पॉजिटिवली स्लोप होता है। अब कंजम्पशन में अगर इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दें तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी हॉरिजॉन्टल वो पॉजिटिवली स्लोप होगा और कंजम्पशन के वो पैरेलल ही चलेगा, क्योंकि और एग्रीगेट डिमांड का मतलब वो ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये डायग्राम बुक में देखेंगे, संदीप गर्ग में पेज नंबर 7.3 पर है। अब इस यहाँ पर 5-6 इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हैं। पहला है कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब जब कंजम्पशन जीरो होता है, जब इनकम जीरो होता है तो कंजम्पशन जीरो नहीं होता है, उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। तीसरा है कंजम्पशन कर्व पॉजिटिवली स्लोप होता है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि एज इनकम इंक्रीजेज और इंड्यूस्ड कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज। फिर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर में होता है, वेलफेयर के मोटिव से होता है, वो इनकम से इंड्यूस नहीं होता है। अब एग्रीगेट डिमांड का कर्व जो होता है पॉजिटिवली स्लोप होता है और एग्रीगेट डिमांड का कर्व वाई एक्सिस से शुरू होता है एबव द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ऑटोनोमस इंड्यूस्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और एडी का कर्व भी पॉजिटिवली स्लोप होता है। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में आएंगे, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स and services that all producers are willing to supply in the economy in a given period of time। हम याद रखेंगे यहाँ पर ये एग्रीगेट सप्लाई भी टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, जिसको सारे प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। दे आर नॉट एक्चुअली सप्लाइंग, दे आर विलिंग टू सप्लाई। याद रखेंगे वो सप्लाई कर नहीं रहे हैं, सप्लाई करना चाहते हैं, करेंगे एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो नेशनल इनकम ही होता है, और एग्रीगेट डिमांड का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम, जिसको वाई से डिनोट करेंगे, और इक्वल टू सी प्लस एस। अब एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बिल्कुल 45 डिग्री होता है, जो इस बात को, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, जो इस बात को सिग्निफाई करता है कि एग्रीगेट सप्लाई का कर्व वो जो 90 डिग्री का कर्व 90 डिग्री एंगल है उसको 22 सेट करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्यों कि अगर इनकम 0 से बढ़ के 100 हो जाए तो वाई एक्सिस पर कंजम्पशन और सेविंग को दिखाते हैं, वो भी 100 करोड़ से ही बढ़ेगा, मतलब ये इक्विडिस्टेंट होंगे। तो अगर ये कर्व बनाते हैं तो बिल्कुल वो 45 डिग्री बनता है। अब तीसरे टॉपिक में आते हैं, कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। याद रखेंगे कि नेशनल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब ये कंजम्पशन और इनकम, सेविंग और इनकम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मोर इनकम मोर कंजम्पशन मोर सेविंग। तो रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन के 3 फीचर होते हैं कि ये हाउस होल्ड के विलिंगनेस टू स्पेंड को रिप्रेजेंट करता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। दूसरी बात है कि कंजम्पशन फंक्शन डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर रिप्रेजेंट होता है। और तीसरी बात, ये जो कंजम्पशन फंक्शन है एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन इज अ डैश कॉन्सेप्ट। याद रखेंगे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट।
अब इसको समझने के लिए भी अगेन एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें इन 3 कॉलम होंगे, दो कॉलम होंगे, इनकम एंड कंजम्पशन। वो पहले शेड्यूल से ही इनकम जो है 0, 100, 200 इस तरह से 400, 500 तक ले लेंगे, और कंजम्पशन 0 लेवल पर 40 ले लिया, 40 ऑटोनोमस कंजम्पशन, और उसमें 80 ऐड करते चले गए तो वो टोटल कंजम्पशन हो गया। अब डायग्राम में क्या है कि एक्स एक्सिस पर इनकम को डिनोट करेंगे और वाई एक्सिस पर कंजम्पशन को डिनोट करेंगे। सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई का कर्व 45 दिखाएंगे, और फिर कंजम्पशन का कर्व वाई एक्सिस से एबव द ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, और वो भी पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, और जिस पॉइंट पर ये कंजम्पशन का कर्व इनकम के कर्व को कट करेगा, इस एग्रीगेट सप्लाई को कर्व कट करेगा, उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होता है, इसलिए डिस सेविंग होता है। ब्रेक इवन पॉइंट पर कंजम्पशन इनकम के इक्वल होता है, इसलिए सेविंग 0 होता है, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कंजम्पशन इनकम से कम होता है, इसलिए सेविंग होता है। तो कंजम्पशन फंक्शन के बारे में 5 बातें समझ लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस एबव द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। दूसरी बात, कंजम्पशन कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ इनकम। तीसरी बात, एट ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन एंड इनकम आर इक्वल बिफोर ब्रेक, सो देयर इज 0 सेविंग। चौथी बात, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट consumption is more than income, so there is this saving, and after break even point consumption is less than income, so there is saving. अब ये जो कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये दो टाइप का होता है। इसको एक चार्ट के फॉर्म में एक लाइन हेडिंग लाइन डाल लेंगे, एक तरफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरी तरफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कॉम्पेरेटिवली दोनों को समझेंगे तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। सो एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू C अपॉन Y। अब इसका एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम दिखाएंगे, इनकम, कंजम्पशन और एपीसी, मतलब C अपॉन Y। अब जो है इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे तो कंजम्पशन का कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा और वाई एक्सिस एबव द ओरिजिन से चालू होगा। अब एपी याद रखेंगे, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ईच पॉइंट ऑन कंजम्पशन कर्व इज एपीसी, याद रखेंगे, एंड स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज एनपीसी। तो कंजम्पशन कर्व पर एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट का एक नाम दे दिया, उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस को मिलाया और एक्स एक्सिस को मिलाया, इन दोनों का नाम दे दिया। तो एपीसी का मतलब C अपॉन वाई, और एक्स एक्सिस पर जो वाई एक्सिस पर जो कंजम्पशन है और एक्स एक्सिस पर जो इनकम है उसको दिखा दिया। अब ये जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसके 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहला है कि एपीसी इन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम। इस पर एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन दे सकते हैं कि एपीसी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम। नंबर 2, एपीसी वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी 0। नंबर 3, एट ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज इक्वल टू 1। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इस पर भी एमसीक्यू देते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपीसी एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो 3-4 ऑप्शन दे देंगे, याद रखेंगे 1। चौथी बात, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज मोर देन 1, एंड आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज लेस देन 1। इसको याद रखेंगे। अब एमपीसी समझेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। तो सेम शेड्यूल बनाएंगे इसको समझने के लिए, बट उसमें 3 कॉलम और ऐड कर लेंगे, डेल्टा सी, डेल्टा वाई और एनपीसी। ये डेल्टा सी का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन एट प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम माइनस उसके एक लेवल पहले का कंजम्पशन, ये डेल्टा सी हो गया, करेंट माइनस लास्ट।
इस तरह से सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, करेंट माइनस लास्ट को माइनस करते जाएंगे तो चेंज इन कंजम्पशन आ जाएगा, डेल्टा सी आ जाएगा। इसी तरीके से चेंज इन इनकम निकाल लेंगे। फिर जीरो लेवल पर कोई एमपीसी नहीं होगा। इसके बाद के जो लेवल ऑफ इनकम है उस पर एमपीसी कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका भी डायग्राम, इसका डायग्राम में इसमें भी कंजम्पशन का कर्व बनाएंगे जो कि वाई एक्सिस एबव द ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब एमपीसी का मतलब होता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व पर 2 पॉइंट ले लेंगे और दोनों पॉइंट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कनेक्ट करेंगे। अब एमपीसी का मतलब होगा डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई, तो कंजम्पशन में जो चेंज हुआ वो दैट अपॉन इनकम में चेंज, ये एमपीसी। अब एमपीसी के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। नंबर 1 कि एमपीसी का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। दूसरी बात, एक पुअर का एमपीसी रिच के एमपीसी से ज़्यादा होता है, क्योंकि एक पुअर अपने एडिशनल इनकम का ज़्यादा पार्ट कंज्यूम कर जाता है, लेकिन रिच अपने एडिशनल का ज़्यादा पार्ट सेव कर लेता है, इसलिए पुअर का एमपीसी रिच के एमपीसी से ज़्यादा होता है। तीसरी बात, एमपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। अब हम लोग समझेंगे सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव इज द relationship between saving, functional relationship between saving and income। अब सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव भी 2 टाइप का होता है। इसको भी पार्टीशन के फॉर्म में समझेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। अच्छा, जरा एक बात ये समझ लेंगे कि ये जो सेविंग फंक्शन होता है ना, इसके भी 4 फीचर होते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व इज वाई एक्सिस बिलो द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड सेविंग कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप इनकम विथ इनकम। थर्ड पॉइंट है कि एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज 0 बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज नेगेटिव, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम। इसके लिए कर्व एक शेड्यूल बनाएंगे, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग एंड एपीएस। सेविंग का कर्व बनाएंगे और यहाँ पर भी याद रखेंगे ईच पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एक पॉइंट सेविंग कर्व पर लिया, उसको वाई एक्सिस से कनेक्ट किया, एक्स एक्सिस से कनेक्ट किया, उसके उस पॉइंट के आगे लिख दिया एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू सेव एस अपॉन वाई और उसका वैल्यू पुट कर दिया। अब एपीएस के 4 फीचर होते हैं कि एपीएस का वैल्यू कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, क्योंकि एपीसी का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसलिए एपीएस कभी 1 नहीं होगा। ब्रेक इवन पॉइंट पर एपीएस का वैल्यू 0 होता है। एपीएस ब्रेक इवन पॉइंट के पहले एपीएस का वैल्यू नेगेटिव होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद एपीएस का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। अब इसको समझने के लिए वही शेड्यूल बनाएंगे, इसमें 3 कॉलम और बना लेंगे। मतलब पहले इनकम लिखा, कंजम्पशन लिखा, सेविंग लिखा, फिर चेंज इन डेल्टा एस, डेल्टा वाई, फिर एमपीसी। अब इसको भी डायग्राम से समझने के लिए सेविंग कर्व पर 2 पॉइंट लिया, दोनों पॉइंट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कनेक्ट किया, तो एमपीएस का मतलब हो गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, दोनों को वैल्यू को पुट कर दिया, वो एमपीएस हो गया। इसका एक ही फीचर है कि इसका मिनिमम वैल्यू 0 एमपीएस का और मैक्सिमम 1 होता है। अब जरा ये भी समझेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, तो एपीसी प्लस एपीएस मिला करके 1 होता है। इसी तरह से एमपीसी प्लस एमपीएस मिला करके भी 1 होता है। अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे
सेविंग फंक्शन इक्वेशन, मतलब टोटल कंजम्पशन इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन, या ऑटोनोमस कंजम्पशन को सी बार से डिनोट करते हैं और इंड्यूस्ड कंजम्पशन जो प्रोडक्ट होता है एमपीसी और नेशनल इनकम का, मतलब सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, बी से डिनोट करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। अब सेविंग का फॉर्मूला होता है माइनस सी बार, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन को नेगेटिव कर देंगे तो माइनस सी बार हो जाएगा प्लस 1 माइनस बी वाई, 1 माइनस बी का वाई का 1 माइनस बी का मतलब हो गया 1 माइनस एम पी सी इक्वल टू एम पी एस। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं कि सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व कैसे डिराइव होता है और कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व कैसे डिराइव होता है। अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज द रिलेशन डायरेक्ट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। ये भी दो टाइप का होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। Autonomous investment is not affected by earning motive. Induced investment is affected by earning motive. Autonomous investment का जो कर्व होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व पॉजिटिवली स्लोप होता है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पर इनकम इन इलास्टिक होता है और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पॉजिटिवली स्लोप इनकम इलास्टिक होता है। इसके बाद दोनों का डायग्राम बना लेंगे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इंड्यूस्ड का पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होगा। अब इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन सा इन्वेस्टमेंट? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के दो डिटरमिनेंट होते हैं, एक को मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं और दूसरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब ये मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग रेशियो में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना, वही मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एडिशनल इनकम फ्रॉम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट से जो एडिशनल अर्निंग हो उसी को मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। इस पर एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन देते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस। ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब क्या होता है? नेट रिटर्न, नेट ऑफ ऑल कॉस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल ओवर इट्स लाइफ टाइम। और सप्लाई प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर जो कि जहाँ से फंड बोरो किया उसको पे करना पड़ता है। तो जब तक MEI रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अब अगले कॉन्सेप्ट में सीखेंगे एक्स आंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये एक्स आंटे और एक्स पोस्ट लैटिन लैंग्वेज, साउथ अमेरिका के एक पार्ट में, बड़े पार्ट में लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है। एक्स आंटे का मतलब होता है बिफोर और एक्स पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, एक्चुअल। तो एक्स आंटे सेविंग इज द सम टोटल of saving what all household plan to save at different level of income in an economy, and ex ante investment is the amount of investment which all firms plan to invest at different levels of income. तो ये जो एक्स आंटे सेविंग और एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट जब इक्विलिब्रियम लेवल पर ही इक्वल होते हैं, या ऐसे कहें कि जब एक्स आंटे सेविंग और एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं तो वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट होता है। याद रखेंगे एक्स आंटे सेविंग और एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर ही इक्वल होते हैं।